हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बयानी एंड आज हम क्लास 12th का गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी जो चैप्टर नंबर 10th है इकोनॉमिक्स का, आज हम वो करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एज यू नो कि ये शुरुआत में समा मैं नहीं बांधती, बस शुरू करती हूँ अपने क्लासेस को, बिकॉज हमारे चैप्टर्स क्लास 12th के लेंदी होते हैं, तो ज़रूरी है कि हम टाइम मैनेज करके उसे कवर कर पाएँ। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहली बात, गवर्नमेंट बजट है क्या चीज़। देखिए, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारे, वो एनुअल बजट प्रिपेयर करते हैं। यू ऑल मस्ट बी नोइंग, वो फरवरी वगैरह के एंड में जो एक बजट प्रिपेयर होता है और सब बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो एक एनुअल बजट प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट का, और उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल होता है। और जो बजट होता है उसमें दो चीज़ें हमें पता चलती हैं। एक तो जो पिछले एक साल से जो गवर्नमेंट ने किया है उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, सबसे पहली चीज़ हमें ये पता चलती है। और दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि जो फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट आगे आने वाले एक साल में करने वाले हैं, कहाँ पे सरकार अपना पैसा लगाने वाली है, तो इन चीज़ों के बारे में हमें इसमें पता चलता है। तो ये होता है हमारा गवर्नमेंट बजट के अंदर में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये हमें पता है कि डिस्क्रिप्शन होता है कि पूरे एक साल में सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आपने कभी सुना है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12, थोड़ा बहुत अगर आपने सुना होगा कि भाई सरकार ने पिछले एक साल में ये किया ये किया ये किया, इन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया वहाँ पे पैसा लगाया। एक तो हम ये बताते हैं हमारी सरकार ने ये किया, आगे आने वाले एक साल में गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा लगाएगी, किस तरीके से उस पैसे को यूज करेगी, अगले उसमें ये बताया जाता है। तो जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है इसको बोलते हैं बजटरी पॉलिसी। द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड बजटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी इसको हम बजटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब आपको पता है कि हमारी सरकार जो होती है, जैसे हमारे यहाँ पे बजटरी पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की, इसको हम फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं आई शुड से। और इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं वो दोनों एस्पेक्ट्स? पहली बात रेवेन्यू एस्पेक्ट, कि मतलब सरकार के पास पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और दूसरा उन पैसों को सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करेगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। सो रेवेन्यू एस्पेक्ट एंड एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट, ये दोनों हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने कहा, रेवेन्यू साइड में बजटरी पॉलिसी क्या रिवील करती है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, और उन पैसों को सरकार कहाँ कहाँ लगाएगी, किस तरीके से देश के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, विकास में हेल्प करेगी, वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। फाइन, तो गवर्नमेंट बजट क्या है? स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ये होता है हमारा, क्या है? ये होता है गवर्नमेंट बजट। ये पूरा एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर सरकार सारा कुछ बताती है हमें। ठीक है, और कहाँ पे पैसे लगाएगी, देश का डेवलपमेंट कैसा होगा, तो ये जो रिवील करता है बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट को, ताकि ये दो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव करते हैं। एक तो ग्रोथ और दूसरा होता है स्टेबिलिटी, कि देश में कितना ग्रोथ और स्टेबिलिटी है। गवर्नमेंट बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहली बात होता है जीडीपी ग्रोथ। ठीक, जीडीपी ग्रोथ एक मेन ऑब्जेक्टिव है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है किसी भी सरकार का, क्योंकि ये दो तरीके से वो अचीव कर सकती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके, मतलब टैक्सेस एंड रिबेट्स एंड सब्सिडीज के थ्रू। तो यानी कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं कहूँ तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश में जो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं उसके ग्रोथ का, ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी सरकार का। ठीक है, कि इट इज अचीव दो तरीके से, अभी मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज के थ्रू। दूसरा होता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा होता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
अब अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? अलोकेट करना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, कहाँ कहाँ पैसा लगाएंगे। जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं वो देखो अपने पैसे वहीं लगाएंगे जहां उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, जहां उनको मैक्सिमम फायदा दिखाई दे रहा है। लेकिन इट इज पॉसिबल कि ये जो एरियाज ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि अल्कोहल हो सकता है, सिगरेट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो दे मे नॉट प्रमोट सोशल वेलफेयर। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जहां पे प्राइवेट वाले पैसा लगा रहे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां से आपको कोई सोशल वेलफेयर मिल सकता है। अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू जो गवर्नमेंट होती है वो अपने रिसोर्सेज जो अलोकेट करती है वो बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख करके करती है। बिकॉज गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर अटेन करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक, तो ये होता है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होते हैं जैसे विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, उन पे अगर आपने जीएसटी का थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा एकदम फ्लैट रेट टैक्स लगता है। तो इसलिए आपको पता है कि इसमें काफी सबसे ज्यादा हैवी टैक्स जो है वो इन्हीं सब चीजों पे लगता है, यानी कि हमारे किन चीजों पे, अल्कोहल, सिगरेट और इन सब चीजों पे सबसे ज्यादा हैवी टैक्सेस लगते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स के अंदर में क्या चीज आती है? प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। इसके अंदर में आता है सप्लाई एंड डिमांड जो होती है हमारी पब्लिक गुड्स की, यानी सप्लाई एंड डिमांड होती है। सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस जो होते हैं मार्केट के, इकोनॉमी के, जिनकी वजह से दे डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स। यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग। उनकी वजह से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है पब्लिक गुड्स का। ये वो गुड्स होते हैं जो कि कलेक्टिव नीड्स ऑफ द पीपल को सेटिस्फाई करते हैं। कलेक्टिव नीड्स जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस जो है कंट्री का, ये सब नेसेसरी है, ये सब पब्लिक गुड्स हैं। ऑब्वियसली अगर तो आप किसी प्राइवेट वाले से कहेंगे तो वो खाली डिफेंस गुड्स नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको इतना बेनिफिट शायद होता हुआ उसमें नजर नहीं आएगा। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सरकार के जिम्मे मिलती है। तो थ्रू द बजटरी एलोकेशन ऑफ फंड्स ये जो गुड्स होते हैं ये सफिशिएंटली लोगों तक पहुंचते हैं, हमारी जवानों तक, हमारे देश की सेना तक ये सब चीजें पहुंचानी भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जब एक बार ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगी उसके बाद आपको बताऊंगी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में ये होता है कि जो बजट होता है गवर्नमेंट का ये शो करता है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज, मतलब कि आपके जो टैक्सेशन है और सब्सिडीज है, कहाँ टैक्सेशन किस हिसाब से लगाया जा रहा है, किस किस एरिया में सब्सिडीज दी जा रही हैं। सब्सिडीज का मतलब होता है छूट जो सरकार की तरफ से मिलती है, टैक्स में जो थोड़ा सा कंसेशन मिलता है। तो जो गवर्नमेंट है वो अपने फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज को यूज करती है ताकि वो विद अ व्यू टू इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में बिलीव करती है ताकि सबको बराबर से पैसा मिले। ये नहीं है कि अमीरों के पास ज्यादा पैसा आएगा और गरीबों के पास में कम पैसा आएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कोई इंसेंटिव नहीं होता है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस का सिंबल होता है और ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी वेलफेयर स्टेट का, जैसे कि हमारा देश भी है। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। यानी कि हर एरिया में इक्वल डेवलपमेंट हो, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। इसका मतलब जो बजटरी पॉलिसी होती है ना, प्रायोरिटी जो होती है वो बैकवर्ड रीजन्स के ऊपर ज्यादा रहती है, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनकी तो कोई बात नहीं होती, जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनके ग्रोथ के ऊपर में ज्यादा गवर्नमेंट स्ट्रेस करती है। वहां पे जैसे कि वो टैक्सेस में छूट देना, सब्सिडीज देना, पावर में कंसेशंस देना, मतलब जो बिजली वहां पे यूज होगी। तो SEZ इनको बोलते हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का एस्टैब्लिशमेंट करती है बैकवर्ड एरियाज में। वहां पे लिबरल टैक्स एंड चीज़ों में छूट देती हैं, लेबर सस्ता होता है ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो वहां जाकर के अपने आप को स्टैब्लिश करें ताकि वो एरियाज भी डेवलप हो सके। नेक्स्ट होती है इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट की 6 है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखिए गवर्नमेंट ही है जो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। जो बजटरी पॉलिसी होती है मेन फोकस ये होता है एम्प्लॉयमेंट। जब से हमको आज़ादी मिली, आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ोगे ये चीज़, तब से अब तक गवर्नमेंट का सबसे मेन मुद्दा यही रहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना है उनको। तो जो बजटरी पॉलिसी होती है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री पे भी होती हैं और साथ साथ में जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे भी होती हैं ताकि वो पब्लिक एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट करे। मनरेगा जैसे इन्होंने प्लान्स बनाए हैं,
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट हमारा जो है इसके अंदर में है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यानी कि हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई होता है उसमें फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस चलते हैं। ये हमने क्लास 11th में भी किया है। तो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस यानी कि सप्लाई ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड डिमांड जो फोर्सेस होते हैं इकोनॉमी में, ये एक ट्रेड साइकिल जनरेट करते हैं। इसको हम बिजनेस साइकिल्स भी कहते हैं। अब ये जो होते हैं ये फेजेस होते हैं, एक बार रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर बूम आता है इकोनॉमी में। तो ये जो फेजेस होते हैं ये ऐसे ही चलते हैं, ट्रेड साइकिल्स इन्हीं को कहते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है कंट्री की, वो हमेशा कमिटेड होती है कि इकोनॉमी में ऐसे बार बार उतार चढ़ाव ना आए, ठीक है। इकोनॉमी को इन बिजनेस साइकिल से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि जिस इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं होती वहां पे तो कोई दूसरा आकर के पैसा भी नहीं लगाना चाहेगा। तो उस इकोनॉमी को डेवलप करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के, कि हमको क्यों गवर्नमेंट बजट जो होता है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। अब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बजट क्या होता है, हमारे कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बजट के अंदर में आते हैं हमारे बजट के रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स के अंदर में रेवेन्यू रिसिप्ट्स एज वेल एज कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों आते हैं। एंड रेवेन्यू बजट एक्सपेंडिचर के अंदर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों चीज आती है। यानी कि मैं आपको बता रही थी स्ट्रक्चर ऑफ बजट, स्ट्रक्चर ऑफ बजट, जिसके अंदर में हमारा आता है बजट रिसिप्ट्स, जिसके अंदर में आएगा हमारा रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल दोनों आएगा, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, ये दोनों आता है, ठीक है, इसके अंदर में। और दूसरा आता है हमारा बजट एक्सपेंडिचर, और इसके अंदर में भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों चीज आती है इसके अंदर में। देखिए बजट रिसिप्ट्स जो होते हैं ये एस्टिमेटेड मनी जो सरकार के पास आ रही है सारे सोर्सेज से एक फिस्कल ईयर के अंदर में, वो होते हैं हमारे बजट रिसिप्ट, जिसके अंदर में रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट, जैसा मैंने आपको बताया। रेवेन्यू रिसिप्ट ये होते हैं जिससे सरकार की कोई लायबिलिटी भी नहीं क्रिएट होती है और ना ही कोई एसेट, जैसे ये जो होते हैं इनकी वजह से कोई एसेट भी रिड्यूस नहीं होता है। ये नहीं है कि सरकार ने कोई एसेट बेच दिया या कोई अपनी पब्लिक एंटरप्राइज जो रनिंग एंटरप्राइज है उसको बेच के और उससे पैसे आए, ऐसा नहीं है इसके अंदर में। और ना ही ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने लोन लिया है जिसकी वजह से ये पैसा आया है। तो ये होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि ये पैसा फिर आया कहाँ से, टैक्स के थ्रू, फाइन्स के थ्रू, फीसेस के थ्रू। जो टैक्स है सबसे ज्यादा यूनिलैटरल यानी कि वन साइडेड कंपलसरी पेमेंट होता है गवर्नमेंट को, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड नहीं होती है कि वो इस पैसे के बदले में लोगों को कुछ देंगी। तो टैक्स रिसिप्ट एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है क्योंकि इसके अंदर में कोई एक्सपेंडिचर या लायबिलिटी गवर्नमेंट की क्रिएट नहीं होती है। उसी तरह से जो टैक्स रिसिप्ट होते हैं इनकी वजह से कोई गवर्नमेंट का एसेट भी रिड्यूस नहीं हो रहा होता है। ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई चीज बेची है, तो ये जो गवर्नमेंट मनी रिसीव करती है शेयर्स ऑफ द कंपनी को बेच करके, ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे सरकार का पैसा एसेट जा रहा है। अगर उसने कोई शेयर बेचे हैं या कुछ बेचा है तो इससे सरकार के पैसे जा रहे हैं, तो ये कभी भी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है जिससे ना सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही कोई सरकार का एसेट रिड्यूस हो रहा है। फाइन, तो टैक्स इसके अंदर में क्या क्या आ सकता है रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर में, अगर हम देखें बजट रिसिप्ट्स के अंदर में रेवेन्यू रिसिप्ट्स, अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करूं तो इस रेवेन्यू रिसिप्ट में गवर्नमेंट का क्या क्या आ सकता है बताइए। टैक्स रिसिप्ट से जो पैसा आता है, टैक्स रिसिप्ट्स ये क्या क्या हो सकते हैं हमारे, जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स से, या एक्साइज ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब चीजें हो गई। और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कौन से होते हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, वो होता है जो फाइन्स लेती है गवर्नमेंट, या जो फीस होती है गवर्नमेंट की किसी भी चीज की, स्पेशल असेसमेंट होता है, स्पेशल असेसमेंट के थ्रू जो पैसा आता है सरकार के पास में, या जो इनकम आती है इनकी जो 2G और 3G और 4G जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं उनसे, डोनेशंस आते हैं, ग्रांट्स आते हैं, डोनेशंस या जो गवर्नमेंट को ग्रांट्स मिलते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें जो है ये नॉन टैक्स रिसिप्ट होती है। और टैक्स आपको पता है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जैसा कि मैंने बताया इनकम टैक्स एक्सेट्रा, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब चीजें जो होती हैं ये आ जाते हैं एक्सेट्रा, और भी है कई, इसमें भी कई आ जाएंगे, इसमें भी कई आ जाएंगे।
तो ये जो होते हैं ये होते हैं सरकार के नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। सो आपको क्लियर हो गया होगा टैक्स रिसिप्ट्स कौन से होते हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कौन से होते हैं। अब टैक्स रिसिप्ट्स इन इटसेल्फ बहुत वास्ट टॉपिक है। टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर में क्या क्या आ सकता है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। जितने भी तरह के टैक्सेस हैं, जितने भी तरह के नॉन टैक्स रिसिप्ट हैं, इनको हम डिटेल्स में करेंगे। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए आप इस पे बने रहिए मेरे साथ में और आप इसको फॉलो करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको आगे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपको ज़रूर से लर्न करनी है और इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार मैं फिर से आपको बोल रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल मीनाक्षी ट्यूटोरियल्स एंड लाइक माई वीडियोज़। Okay then, goodbye for today.